हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाया करें। और वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेके आई हूँ, जो कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की जो हमारी क्लास है वो होगी संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित, प्रश्नोत्तरी होगी और प्रैक्टिस 5 होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए, आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की है? बताइए, आदिकाल के वे कौन से कवि हैं जिन्होंने अवहट्ट भाषा में रचना की? आपके ऑप्शन हैं अमीर खुसरो, ऑप्शन बी है अब्दुल रहमान, ऑप्शन सी है कुतुबन, ऑप्शन डी है मंझन। चलिए आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए, इनमें आदिकाल के वे कवि हैं अब्दुल रहमान। ठीक है, ऑप्शन बी जिन्होंने लगाया होगा वे सही हैं। अब्दुल रहमान वे मुस्लिम कवि हैं और उनकी रचना है संदेश राशक। तो देशी भाषा में लिखा गया ये प्रथम रचना और प्रथम मुसलमान द्वारा माने जाती है संदेश राशक। तो ये जो है अवहट्ट भाषा में लिखा गया है। ठीक है, और इसमें विक्रमपुर की वियोगिनी का प्रेम कथा का वर्णन है, विरह व्यथा का वर्णन है। और ये पहला हिंदी साहित्य में पहला धर्मेतर राष्ट्र काव्य भी संदेश राशक माना जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए की बात करूँ अमीर खुसरो की, तो इनकी जो भाषा है, इनकी भाषा है खड़ी बोली हिंदवी। इनकी रचना खड़ी बोली में है, खड़ी बोली हिंदवी। ठीक है, और कुतुबन की बात करूं, कुतुबन और मंझन इन्होंने अवधी भाषा का अपनी रचना लिखने में प्रयोग किया है। अवधी भाषा, कुतुबन की रचना क्या है तो मृगावती है, और मंझन की रचना जो है वो मधुमालती है। ठीक है, चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने पुष्पदंत की तुलना संस्कृत के किस कवि से की है? आपके ऑप्शन हैं माघ हैं, कालिदास हैं, भारवी हैं और हर्ष हैं। चलिए आंसर करिए। दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया है तो इनको आप लोग भी ध्यान रखें, ये भविष्य में आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो हमने यहाँ इन प्रश्नों को लिया है जो कि भावी जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें यहाँ से प्रश्न जरूर आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने पुष्पदंत की तुलना संस्कृत के माघ कवि से की है। माघ की रचना है शिशुपाल वध, जिसमें 20 सर्ग हैं, और कालिदास की रचना बहुत से हैं, आप लोग जानते होंगे। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक है, जबकि बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चित नाटक है, जिसमें 7 अंक हैं, और चतुर्थ अंक जो है वो बहुत मार्मिक है। ठीक है, ऋतुसंहार है, जिसमें 6 ऋतु का वर्णन है। रघुवंश महाकाव्य है, कुमार शंभो महाकाव्य है, और मेघदूत खंड काव्य है। तो ये सब इनकी रचनाएं हैं। भारवी की बात करूँ तो इनकी रचना किरातार्जुनीयम है। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं, ये भी महत्वपूर्ण रचना है। हर्ष की बात करूँ तो इनकी रचना नैषधि चरितम है, जिसमें 22 सर्ग हैं, और माघ और ये भारवी और हर्ष, इनकी ये तीनों रचनाएं जो हैं, इन सब 3 लोगों की ये बृहत्त्रयी में भी गिनी जाती हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। निम्न में जसवंत सिंह की रचना नहीं है। तो यहाँ देखिए, आपको पहले नहीं को ध्यान देना है। यहाँ पूछा गया है कौन सी रचना जसवंत सिंह की नहीं है। जसवंत सिंह चर्चित कवि हैं रीतिकाल के, तो इनकी रचना जरूर पूछे जाते हैं।
तो ऑप्शन ए है सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार। ऑप्शन बी है अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश। ऑप्शन सी है आनंद विलास, भाषा भूषण। ऑप्शन डी है अलीजाह प्रकाश। चलिए ऑप्शन करिए। तो दोस्तों इनमें एक रचना ये है भाषा भूषण, ये अति महत्वपूर्ण है। भाषा भूषण जो कि अलंकार ग्रंथ है, ये जसवंत सिंह का है। ये 2-3 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। और बताइए इनमें कौन सी रचना है जो जसवंत सिंह का नहीं है। तो देखिए सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार ये जसवंत सिंह की रचना है। अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश ये भी है। आनंद विलास, भाषा भूषण ये भी जसवंत सिंह की रचना है। ये जो ऑप्शन डी है अलीजाह प्रकाश, यही रचना जसवंत सिंह की नहीं है। तो फिर किसका है? पद्माकर की रचना है। ठीक है, पद्माकर की रचना है। पद्माकर की बहुत सी रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण हैं, जिनको आप लोग जान लीजिए। जैसे एक पद्माभरण है, पद्माभरण है, और जगत विनोद है, प्रबोध पचासा है, गंगा लहरी है, प्रताप सिंह वरुदावली है, और कली 25 है, और एक है राम रसायन। ठीक है, राम रसायन। ये सब रचनाएं पद्माकर की हैं। ठीक है, तो ये अलीजाह प्रकाश पद्माकर की रचना है, इन्हें आप ध्यान रखें। और इनके ये राम रसायन रचना ये महत्वपूर्ण है, राम रसायन। और एक गंगा लहरी और प्रताप सिंह विरुदावली, ये चर्चित रचना है, प्रताप सिंह विरुदावली। तो इन सबको आप ध्यान रखें। ठीक है, अलीजाह प्रकाश भी इम्पोर्टेंट है। चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। निम्न में कौन रचना व उनके रचनाकार का विकल्प असत्य है? रचनाकार का विकल्प असत्य है। तो देखिए आपके ऑप्शन हैं, व्यथित हृदय का पुण्य फल सत्येंद्र की रचना है, निष्ठुर न्याय हरिकृष्ण प्रेमी की रचना है, आपस का समझौता ऑप्शन सी है उपेंद्रनाथ अश्क की रचना है, और ऑप्शन डी है ताजमहल के पीछे, ये धर्मवीर भारती की रचना है। दोस्तों ये जो चारों विकल्प में रचनाएं दी गई हैं, ये एकांकी विधा की हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए ऑप्शन करिए। तो यहाँ पे व्यथित हृदय का पुण्य फल ये सत्येंद्र का है, ये भी आपका सही है। व्यथित हृदय का पुण्य फल एकांकी सत्येंद्र का है। निष्ठुर न्याय की बात करूँ, ऑप्शन बी हरिकृष्ण प्रेमी का, ये भी आपका सही है। आपस का समझौता उपेंद्रनाथ अश्क का, ये भी आपका सही है। बचा ताजमहल के पीछे, ताजमहल के पीछे ये एकांकी विधा की रचना है, और ये किसकी है? तो ये धर्मवीर भारती की नहीं है। ठीक है, ये है आपका, यही आपका गलत है, ये है आपका लक्ष्मी नारायण लाल का, लक्ष्मी नारायण लाल का। जैसे ताजमहल के पीछे हो गया आपका, पर्दे के पीछे हो गया, और ये जो धर्मवीर भारती की एकांकी है वो भी चर्चित है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नदी प्यासी थी, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, टीजीटी एग्ज़ाम में, नदी प्यासी थी। ठीक है, नदी प्यासी थी, ये धर्मवीर भारती का है। और ताजमहल के पीछे, पर्दे के पीछे, ये सब लक्ष्मी नारायण लाल के हैं। और एक चर्चित और है दूसरा दरवाज़ा। ठीक है, दूसरा दरवाज़ा ये भी चर्चित है, दूसरा दरवाज़ा। नाटक बहुरंगी, ये भी ध्यान रखिएगा, नाटक बहुरंगी। देखिए दूसरा दरवाज़ा, नाटक बहुरंगी, और ताजमहल के पीछे, एक है पर्दे के पीछे। ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये 4 लक्ष्मी नारायण लाल के
एकांकी हैं। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। निम्न में विष्णु प्रभाकर की एकांकी नहीं है, तो यहाँ पे भी आप नहीं को ध्यान रखना है। आपके ऑप्शन हैं प्रकाश और परछाई विष्णु प्रभाकर के एकांकी हैं, क्या वह दोषी था, ये भी एकांकी विष्णु प्रभाकर का है, ऊंचा पर्वत गहरा सागर विष्णु प्रभाकर का है या नहीं, ऑप्शन डी है टकराहट। तो चलिए आप लोग बताइए कौन सा एकांकी विष्णु प्रभाकर का नहीं है। दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दिया करिए, जिससे और भी लोग, जो भी भाई बहन टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो यहाँ से प्रैक्टिस लगा के अपनी तैयारी को आकलन कर सकते हैं कि उनकी तैयारी कितनी बेहतर है। ठीक है, और जहाँ पे कमी है, जहाँ उनका वीक पॉइंट है, तो उन्हें वे यहाँ से प्रैक्टिस लगा करके अपनी तैयारी को और भी तेज़ धार दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका विष्णु प्रभाकर की एकांकी प्रकाश और परछाई, ये भी है, सही है। क्या वह दोषी था, ये भी है। ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ये भी है। एक एकांकी है इनका इंसान, ठीक है, एक है इंसान, और एक एकांकी है 10 बजे रात, 10 बजे रात, ठीक है, एक एकांकी है 10 बजे रात। और एक और है ये रेखाएं ये दायरे, ये रेखाएं ये दायरे, मैं बोल रही हूँ प्रकाश और परछाई, क्या वह दोषी था, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ये रेखाएं ये दायरे, 10 बजे रात, इंसान, इतनी एकांकी विष्णु प्रभाकर की हैं। और विष्णु प्रभाकर की रचना पूछी जाती है। और ऊपर अभी हमने पढ़ा लक्ष्मी नारायण लाल, इनके नाटक हो गए और ये एकांकी हो गए, ये सब पूछे जाते हैं, तो सभी नाटकों को आप ध्यान रखिए। ऑप्शन डी की बात करूँ, ये सभी हैं, यही आपका नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे नहीं पूछा है। टकराहट जो है, टकराहट एकांकी किसका है, तो जैनेन्द्र का है, ठीक है, टकराहट एकांकी जैनेन्द्र का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। निम्न में प्रदीप सौरभ के उपन्यास नहीं है, तो देखिए प्रदीप सौरभ के उपन्यास नहीं है, तो देखिए ऑप्शन ए है मुन्नी मोबाइल, ऑप्शन बी है तीसरी ताली, ऑप्शन सी है देश भीतर देश, ऑप्शन डी है छत पर अर्पणा। बताइए। मुन्नी मोबाइल रचना दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, और छत पे अर्पणा भी, तीसरी ताले भी परीक्षा में आ चुका है। तो प्रदीप सौरभ के सभी उपन्यास महत्वपूर्ण हैं, उन्हें आप ध्यान में रखें। तो चलिए आप सब अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका मुन्नी मोबाइल, तीसरी ताली, देश भीतर देश, ये प्रदीप सौरभ के उपन्यास हैं। ऑप्शन डी नहीं है छत पे अर्पणा, ये किसकी रचना है, तो ये है आपका इला डालमिया का, ठीक है, इला डालमिया का ये उपन्यास है। और ये किसके जीवन पे आधारित है, ये भी आप लोग जान लीजिए, अज्ञेय के जीवन पे। सकिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय के जीवन पे आधारित इला डालमिया ने छत पे अर्पणा नामक उपन्यास लिखे 1988 ईस्वी में, ठीक है, 1988 ईस्वी में लिखे थे। चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। निम्न में अलका सारावगी का उपन्यास नहीं है, यहाँ पे भी आपको नहीं बताना है, तो ऑप्शन ए है कलिकथा वाया वाई पास,
शेष कादम्बरी, एक ब्रेक के बाद, ग्लोबल गांव का देवता। तो ये जो हम ऑप्शन में लिखे हैं रचना, ये सभी रचनाएं एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप ध्यान में रखें। और दोस्तों, जो चर्चित उपन्यास लेखिका हैं उनके उपन्यास को भी आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयार करते रहिए। तो यहाँ पे कलिकथा वाया पास, शेष कादम्बरी, एक ब्रेक के बाद, ये तीनों उपन्यास अलका सारावगी के हैं। ऑप्शन डी की बात करूँ, ग्लोबल गांव का देवता, तो यही अलका सारावगी का नहीं है, ये किसका है, तो ये रणेंद्र का है। ठीक है, ये रणेंद्र का है। और दोस्तों, ये ग्लोबल गांव का देवता जो है ये आदिवासी समाज पे है। ठीक है, आदिवासी जीवन पे आधारित उपन्यास है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, और इसमें चलिए ठीक है, प्रश्न 8 देखते हैं। सुरेंद्र वर्मा का प्रमुख उपन्यास है। सुरेंद्र वर्मा के उपन्यास काफ़ी चर्चित हैं। देखिए, इसमें मुझे चाँद चाहिए, ये बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पे बदल देता है, मुझे सूरज चाहिए, चाँद की जगह सूरज दे देता है। तो आप सब कन्फ्यूज ना होइएगा। और दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, ये भी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो अंधेरे से परे ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी मुझे चाँद चाहिए, ऑप्शन सी है दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। चलिए प्रश्न 9 देखते हैं। निम्न में निर्मला जैन की आलोचना नहीं है। निम्न में निर्मला जैन की आलोचना नहीं है, यहाँ पे भी आपको नहीं बताना है। रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, ऑप्शन ए है। कविता के प्रति संसार, ऑप्शन बी है। हिंदी आलोचना की 20वीं सदी, ऑप्शन सी है। स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास, ऑप्शन डी है। चलिए आप सब अपने अपने आंसर करिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो है रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, ये भी रचना आपका निर्मला जैन की आलोचना है। कविता का प्रति संसार, ये भी इनकी आलोचना है। हिंदी आलोचना की 20वीं सदी, ये भी निर्मला जैन की आलोचना है। ऑप्शन डी की बात करूं, स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास, ये काफ़ी चर्चित है और ये किसकी आलोचना है, तो ये आप लोग जान लीजिए, ये है रमणीका गुप्ता। ठीक है, ये रमणीका गुप्ता की आलोचना है। चलिए प्रश्न 10 देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की आलोचना नहीं है। देखिए, इन सब की आलोचना विविधा टीजीटी में पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन फिर भी पूछा जाता है, 1 2 3 क्वेश्चन आ ही जाता है। आलोचना को पीजीटी के पाठ्यक्रम में रखा गया है, लेकिन आप लोग आलोचना भी जो चर्चित लेखक हैं, लेखिका हैं, तो उनके आप ध्यान रखिए। रामधारी सिंह दिनकर की आलोचना नहीं है। काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिशरण गुप्त, शुद्ध कविता की खोज, रस सिद्धांत। चलिए ऑप्शन करिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर की आलोचना में काव्य की भूमिका है, पंत प्रसाद और मैथिशरण गुप्त है, ए भी है और बी भी है, और शुद्ध कविता की खोज ये भी है। यही आपका नहीं है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। रस सिद्धांत किसकी आलोचना है ये भी जान लीजिए, तो ये है डॉक्टर नगेंद्र का। ठीक है, ये डॉक्टर नगेंद्र का है और नंद दुलारे वाजपेयी का भी है। नंद दुलारे वाजपेयी। रस सिद्धांत रचना डॉक्टर नगेंद्र का भी है और नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचना रचना है।
चलिए प्रश्न 11 देखते हैं। तुर्की भाषा का शब्द समूह है। तुर्की भाषा का शब्द समूह पूछा गया है तो गलीचा, सौगात, चिक, चकमक। ऑप्शन ए है तंबाकू, कमरा, कनस्टर, फीता। ऑप्शन बी है जलेबी, हिसाब, वकील, हाकिम। ऑप्शन सी है पलक, पैमाना, मलाई, सौदागर। ऑप्शन डी है। बताइए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए गलीचा, सौगात, चिक, चकमक ये तुर्की भाषा का शब्द है, ध्यान रखिएगा। तंबाकू और कमरा, कनस्टर, फीता की बात करूँ तो ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, ये ऑप्शन बी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। जलेबी, हिसाब, वकील, हाकिम ये दोस्तों चर्चित है। वकील अति चर्चित है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये जो है ये अरबी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, ये अरबी भाषा का शब्द है। पलक, पैमाना, मलाई, सौदागर की बात करें तो ये फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो गलीचा, सौगात, चिक, चकमक ये तुर्की भाषा का शब्द है। तंबाकू, कमरा, कनस्टर, फीता पुर्तगाली है। जलेबी, हिसाब, वकील, हाकिम अरबी भाषा का है। पलक, पैमाना, मलाई, सौदागर ये फारसी भाषा का है। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न कैसे हैं इस पे आप सब अपनी राय ज़रूर दिया करिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक किया करिए। ठीक है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को शेयर ज़रूर किया करिए, क्योंकि जो भी भाई बहन और से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है, तो रचना अब जिन परीक्षा में हिंदी व्याकरण पूछे जाते हैं उसमें भी 2-4 क्वेश्चन साहित्य से भी आने लगे हैं। कौन सी रचना किसकी है, तो रचनाकार से प्रश्न आते हैं, इसलिए आप शेयर ज़रूर करें जिससे और भी भाई बहन यहाँ से पढ़ के अपनी तैयारी को मजबूत बना सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। निष्फल न होने वाला के लिए एक शब्द है। निष्फल न होने वाला के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन है अमोघ, ऑप्शन बी है जितेंद्रीय, ऑप्शन सी है उरग, सॉरी क्षमा कीजिएगा उरग होगा यहाँ पे, उरग। ऑप्शन डी है अनुग्रहित। चलिए ऑप्शन करिए आप सब। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा निष्फल न होने वाले के लिए एक शब्द होगा अमोघ। ठीक है, जो कभी निष्फल न हो। जितेंद्रीय, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया हो उन्हें जितेंद्रीय कहा जाता है। उरग की बात करूं तो छाती के बल चलने वाला, छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द उरग का प्रयोग किया जाता है। अनुग्रहित की बात करें तो जिस पे अनुग्रह किया गया हो। ठीक है, जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे अनुग्रहित कहा जाता है। प्रश्न 13 देखिए। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले वह कहलाता है सार्वभौमिक, प्रत्युत्पन्नमति, मृत्युंजय, आजानुबाहु। चलिए इसमें राइट आंसर का चयन करिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन भाई बहन ने ऑप्शन बी चुना होगा वे सही हैं, प्रत्युत्पन्नमति। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे प्रत्युत्पन्नमति कहा जाता है। सार्वभौमिक की बात करें तो जो समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला हो, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द में सार्वभौमिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। मृत्युंजय की बात करूँ तो जिन्होंने मृत्यु को जीत लिया हो, जिन्होंने मृत्यु को जीत लिया हो उन्हें मृत्युंजय कहा जाता है। और आजानुबाहु की बात करूं तो जिनकी भुजाएं घुटने तक
घुटनों तक लंबे हो उन्हें आजानुबाहु कहा जाता है। प्रश्न 14 देखते हैं। सूर्य प्रसाद दीक्षित ने सन 1970 ईस्वी में किस लेखक की आत्मकथा लिखी है? फिर सुनिए एक बार। सूर्य प्रसाद दीक्षित ने सन 1970 ईस्वी में किस लेखक की आत्मकथा लिखी? तो ऑप्शन ए है निराला की आत्मकथा, ऑप्शन बी है मुक्तिबोध की आत्मकथा, ऑप्शन सी है बचपन के 2 दिन, ऑप्शन डी है यौवन के द्वार पर। चलिए ऑप्शन के, और दोस्तों ये चारों रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप ध्यान रखें। जो हमने ये प्रश्न लिखे हैं ये प्रश्न परीक्षा में पूछे हुए हैं, तो आने वाले संभावित एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें आप तैयार करके रखें। तो देखिए सूर्य प्रकाश दीक्षित ने निराला की आत्मकथा लिखा था, ठीक है। मुक्तिबोध की आत्मकथा की बात करूं तो मुक्तिबोध की आत्मकथा किसने लिखा था? तो विष्णुचंद्र शर्मा ने। विष्णुचंद्र शर्मा ने मुक्तिबोध की आत्मकथा लिखे थे। और बचपन के 2 दिन और यौवन के द्वार पर, ये दोनों रचना एक ही लेखक का है, तो जान लीजिए ये देवराज उपाध्याय का है। देवराज उपाध्याय, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बचपन के 2 दिन यौवन के द्वार पर देवराज उपाध्याय ने लिखा है। चलिए प्रश्न 15 देखते हैं। कौन सी रचना गांधी जी पर आधारित नहीं है? यहाँ पे नहीं बताना है। तो अकाल पुरुष गांधी, पहला गिरमिटिया, दयानंद दिग्विजय, बापू के कारावास की कहानी। बताइए कौन सी रचना है जो कि गांधी जी पे नहीं है? तो देखिए अकाल पुरुष गांधी किसने लिखा है? तो जैनेंद्र ने लिखा है, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, इन्हें आप ज़रूर ध्यान रखें। जैनेंद्र, और ये उपन्यास है। सॉरी क्षमा कीजिएगा, ये नहीं है। अकाल पुरुष गांधी जो जैनेंद्र ने लिखा है वो जीवनी है, ठीक है। और पहला गिरमिटिया की बात करूं तो ये गिरिराज किशोर ने लिखा है। गिरिराज किशोर, ये जो है ये उपन्यास है, ठीक है, ये उपन्यास है। दयानंद दिग्विजय की बात करूं तो ये गोपाल शर्मा शास्त्री ने लिखा है। गोपाल शर्मा शास्त्री, ठीक है। और बापू के कारावास की कहानी की बात करूं तो ये किसने लिखा है? तो ये सुशीला नायर ने लिखा है। ये सुशीला नायर ने लिखा है। तो अकाल पुरुष गांधी, पहला गिरमिटिया, बापू के कारावास की कहानी, ये महात्मा गांधी पे लिखा गया है, जबकि दयानंद दिग्विजय ये महात्मा गांधी पे नहीं लिखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 16, फणीश्वरनाथ रेणु के रिपोर्टाज हैं। फणीश्वरनाथ रेणु के रिपोर्टाज हैं। ऑप्शन ए है ऋण जल धन जल, ऑप्शन बी है नेपाली क्रांति कथा, ऑप्शन सी है श्रुत अश्रुत पूर्व, ऑप्शन डी है एकलव्य के नोट्स, ऑप्शन ई है सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, सभी हैं। दोस्तों ये सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं फणीश्वरनाथ रेणु के रिपोर्टाज, तो आप ध्यान रखिएगा। एकलव्य के नोट्स ये भी, और एक है एक पति के नोट्स, रविंद्र कालिया की रचना है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए प्रश्न 17 और आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न है। लंबकर्ण सहस्त्रबाहु राजीव लोचन में समास है। लंबकर्ण सहस्त्रबाहु राजीव लोचन में समास है। बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा
ए बहुब्रीहि समास है। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न कैसे थे, इस पे आप सब अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बस, नमस्कार।